Dear students, Assalamu alaikum. Last time we did a quick reference on what a chart of account is. Continuing with that chart of account and how it is associated with QuickBooks, let's take a quick look at what QuickBooks provides us. ये लिस्टिंग जो आप पीछे में देख रहे हैं, ये QuickBooks की नंबरिंग सिस्टम है। इस नंबरिंग सिस्टम से क्या होता है? इस नंबरिंग सिस्टम से हमें ये पता चलता है कि हमारे तमाम इस टाइप के अकाउंट्स इन नंबरों के अंदर आने। इसकी मिसाल इस तरह से है, पूरा पाकिस्तान अगर आपको पता है, जहाँ टेलीफोन की डायलिंग अलाउड है, वो मुख्तलिफ नंबरों से स्टार्ट होता है। जिस तरह लाहौर 042, पिंडी इस्लामाबाद 051, कराची 021। ये नंबरिंग स्कीम की क्यों ज़रूरत पड़ी? ताकि हम पहले 3 डिजिट देखते ही ये तयन कर सकें कि ये कौन सा रीजन और इलाका है। यही तरीक़ेकार हम चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ करते हैं। हम उसके पहले 3 डिजिट देखते ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी, किस क्लास में फॉल कर रहा है। ये जो आपको सामने नजर आ रहे हैं तमाम की तमाम क्लासिफिकेशन, दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट विद इन QuickBooks। आपके 10,000 की सीरीज में तमाम एसेट्स आते हैं। एसेट्स क्या होते हैं उसकी हम डिटेल बाद में देखेंगे। इसी तरह 2 की सीरीज हमारी लायबिलिटीज की है, 3 इक्विटी, 4 रेवेन्यू और सेल्स, 5 कॉस्ट ऑफ गुड्स, 6 एक्सपेंसेस एंड 8 अदर एक्सपेंसेस। इसके अंदर हमारा तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट जो QuickBooks से एसोसिएटेड है वो तमाम का तमाम मौजूद है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जैसे ही हमने अपनी कंपनी टाइप सेलेक्ट किया था, QuickBooks ने अपना एक चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे साथ एसोसिएट कर दिया। अब हमें वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स मिल गया है, अब हम उसे बेहतर कर सकते हैं और अपने लिहाज से उसको तराश खराश के इस्तेमाल के लायक बना सकते हैं। आइए पहले हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये इतनी सारी चीज़ें जो मुश्किल लिख दी गई हैं, इनका असल में मकसद क्या है। सबसे पहले एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? वो तमाम चीज़ें जो हमारी कंपनी ओन करती है। इसमें आपके बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं, आपके पास मौजूद तमाम कैश भी हो सकता है, आपकी गाड़ियाँ, आपकी पूरी बिल्डिंग, आपके जितने एसेट्स इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम यहाँ लिस्टेड होते हैं और नंबर्ड होते हैं, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि हमारे पास इन तमाम के ऊपर कितना खर्चा आ चुका है, कितने हमने पैसे इस पर बताए हैं, और सबसे अहम हम अपने शेयर होल्डर्स को या स्टेक होल्डर्स को ये बता सकें कि हमारे पास इतने एसेट्स मौजूद हैं और हमारे पास एसेट्स हमारी लायबिलिटीज से ज़्यादा है, इसलिए हमारा बिजनेस चलने के काबिल है। आगे चलते हैं। अच्छा, एसेट्स में कुछ शॉर्ट टर्म एसेट्स भी होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स का भी जैसे आपको पता ही होगा, शॉर्ट टर्म एसेट्स वो हैं जो हम फौरन ही इन कैश करवा सकते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स वो हैं जो कि हमें 2 या 3 साल में इनकैशेबल होंगे। इनकी मिसालें बहुत सारी हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास बॉन्ड्स हैं, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं जो 3 साल से पहले इन कैश नहीं हो सकते। लेकिन ये तमाम चीज़ें वो हैं जिससे हमें फौरी तौर पे पैसे मिल सकते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा लायबिलिटीज का। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, लायबिलिटीज वो चीज़ें हैं जो हमने लोगों को देनी है। हो सकता है किसी ने हमारे पास सिक्योरिटी रखवाई हो सकता है किसी ने हमें एडवांस दे दिया हो सकता है हमने किसी से कोई चीज़ परचेज की हो और अभी तक हमने उसके पैसे अदा ना किए हो। ये तमाम चीज़ें हमारी लायबिलिटीज, वाजिबुल अदा, जो चीज़ें हमने लोगों को वापस करनी है, ये लायबिलिटीज का हिस्सा। इसमें भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो सकती है और बहुत सारी ऐसी लायबिलिटीज भी हो सकती है जो हमने फौरी अदा करनी है। मिसाल के तौर पे हर साल बल्कि हर महीने हमें टैक्स रिटर्न जमा करानी है, सेल टैक्स की। हर महीने हमने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है। ये तमाम वो लायबिलिटीज हैं जो हमारे पास नोटेड, रिकॉर्डेड एंड अकाउंटेड फॉर होनी चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बगैर हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होती। अगर हमें नहीं पता हमारी लायबिलिटीज क्या है तो हम कभी भी तयन नहीं कर सकते कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है
या लॉस मेकिंग है। Liabilities identification and recording is a must. Owners equity. Owners equity ये है कि हमारे जो भी शेयर होल्डर्स हैं, मालकान हैं, उन्होंने इस बिजनेस में कितना पैसा लगाया। हो सकता है उन्होंने अपने पास से पैसा लगाया, हो सकता है उन्होंने लोन लेके पैसा लगाया, हो सकता है उन्होंने बैंक से लोन लेके ये पैसा लगाया। लेकिन जितने जितने पैसे इन लोगों से लिए गए हैं उनका हिसाब रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का वक्त आता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होती है आपके उस शेयर में जो आपका इस कंपनी में है। इसकी रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है और आपको खुद ही अंदाजा हो रहा होगा कि चार्ट ऑफ अकाउंट में जब ये सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा तभी आपका बिजनेस की सही शक्ल आपको दिखाई देगी। अब हम देखना चाहते हैं कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी हम सर्विसेज या गुड्स या दोनों बेच रहे हैं, क्या उसमें मुनाफा हो भी रहा है या नहीं। रेवेन्यू हमारा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू हमारे तमाम उस सर्विसेज और गुड्स से मिलकर बनता है जो कि हम अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को बेचते हैं। इसमें गुड्स में कोई भी बनी हुई चीज़ हो सकती है जो दुकान पे, अपने स्टोर पे, अपनी बिल्डिंग में, अपनी शॉप पे या अपने शोरूम पे हम रखते हैं। और हमारी सर्विसेज, हमारी स्किल्स, मिसाल के तौर पे अगर आप लॉयर हैं तो आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, और अगर आप आर्किटेक्ट हैं तब भी आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में अगर आपको याद हो, हमारा कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल सेल्स का बिजनेस था, जिसमें हम बिल्डिंग मटेरियल भी बेच रहे थे और अपनी सर्विसेज एज कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर्स भी बेच रहे थे। तो हमारे रेवेन्यू के दो जराए हैं, एक जिससे हम अपना तमाम माल या बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, और दो जिससे हम अपनी सर्विसेज या कंस्ट्रक्शन सर्विसेज बेचते हैं। ये हमारा रेवेन्यू के दो जराए हैं। इसके ऊपर खर्च होने वाले आने वाले सारे अखराजात कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाते हैं। जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये किस चीज़ की कीमत है, ये उन तमाम चीज़ों की कीमत है जो हमने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं उस पे खर्च की है। मिसाल इसकी ये है कि अगर हमने मटेरियल जिसमें सरिया, सीमेंट, ब्रिक्स, ये तीनों चीज़ें शामिल हैं, ये सेल की है तो यकीनन हमने कहीं से खरीदी भी होंगी। जहाँ से हमने खरीदी है वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। इसी तरह जब भी हमने उन्हें बेचा तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक तरफ रह गया और वो हमारी सेल्स रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों का डिफरेंस, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का डिफरेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। और यही वो चीज़ है जिसके ऊपर हम अपनी पूरी अकाउंटिंग बेस करते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। अच्छा, अगर हम सर्विसेज अपनी सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे डायरेक्ट एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। एम्प्लॉयज कौन? जो कंस्ट्रक्शन में हमारी मदद करते हैं। उनकी तमाम सैलरियाँ हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आएगी। अगर आपको इस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अपनी सर्विसेज देने में 100 रुपये या एक्स अमाउंट खर्च होती है तो आपको रेवेन्यू एक्स प्लस एन रखना चाहिए ताकि आप अपना सारे अखराजात या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बाद कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें। ठीक है, तो ये है हमारा वो प्रिंसिपल जिसके तहत तमाम गोइंग कंसर्न, तमाम बिजनेसेस अपने आप को रन करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आते या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं आते। उसमें सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वो है जो ऑफिस को चलाने में, उसकी देखभाल में, उसकी मेंटेनेंस में खर्च होती है। ये डायरेक्ट किसी प्रोजेक्ट को चार्ज नहीं की जाती। इसी तरह से आपकी जितनी भी एडवर्टाइजिंग की कैंपेन चलती हैं वो जनरली आपके तमाम अशिया जो आप
सर्विसेज और गुड्स बेच रहे हैं उन तमाम के लिए होती है। इसे भी हम एक किस्म का एक्सपेंस गर्दानते हैं, लेकिन ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल नहीं होता। और अगर हमारी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है तो उसका भी ताल्लुक डायरेक्ट हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से नहीं है। ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। अदर इनकम ऐसे हो सकती है कि आपने किसी और कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं अपनी कंपनी के पैसों से, उससे जो प्रॉफिट होगा वो आपकी अदर इनकम है। अदर इनकम आपके नेचुरल रेवेन्यू के अलावा जितनी इनकम होगी वो सारी अदर इनकम कहलाएगी। इसी तरह से आपके अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, और वो बहुत सारे एक्सपेंसेस इस तरह के होते हैं जिसमें आपके फाइनेंशियल चार्जेस कट गए, जैसे आपके इंटरेस्ट पेबल बन गया। जो भी चीज़ आपके पास से, आपके बॉन्ड से, आपके सर्टिफिकेट से कटेगी वो आपका एक्सपेंस होगा। बाज़ दफ़ा पड़े चीज़ें खराब हो जाती हैं, ये पूरा की पूरी कीमत इसकी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं डालते, बल्कि हम लॉस में बुक करते हैं। ये भी हमारा अदर एक्सपेंस कहलाएगा। अच्छा, अब आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हमारा जो नंबरिंग सिस्टम है चार्ट ऑफ अकाउंट का, वो हमारा 4 से 6 डिजिट सिंप्लीफिकेशन के लिए 4 से 6 डिजिट मोर देन सफिशिएंट होता है, जिसमें हम अपने तमाम हेड्स जो हमने शुरू में डिफाइन किए थे वो आराम से फिट कर सके। इसी से हमारी तमाम रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल बुक्स जो हम क्वार्टरली, मंथली या सेमी एनुअली और एनुअली बनाते हैं, वो तमाम की तमाम इन्हीं रिकॉर्ड से, इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू बन जाती है। लेकिन याद रहे, चार्ट ऑफ अकाउंट एक ऐसी लिस्ट है जो कि हमारी मर्जी से एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं और करते रहते हैं। बहुत सारी कंपनियां एक प्रोडक्ट के बाद दूसरे प्रोडक्ट पे चली जाती हैं। जब वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जाती हैं तो उसकी भी रिकॉर्ड कीपिंग चाहिए होती है। इसका मतलब है एडिशनल कोड इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। सो आवर बेसिक थीम टुडे इज दैट चार्ट ऑफ अकाउंट provides you the basis and is the core of all accounting, and based on chart of account our accounting record keeping is done and accounts are maintained. Thank you so much.